सभी को नमस्कार। मैं कौशल कुमार और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद कौशल में। आज हम लोग जो ज्योग्राफी का सेशन पढ़ रहे थे उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं 3 टॉपिक। एक तो भारत के प्रमुख तटीय मैदान, जो भारत का तटीय मैदान है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भारत के प्रमुख द्वीप समूह के बारे में। और लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे भारत के पश्चिमी मरुस्थल के बारे में पढ़ेंगे। तो इन 3 टॉपिक जो हमारा बच गया था भारत के भौतिक प्रदेशों के बारे में, उसमें जो सबसे लास्ट टॉपिक है और लास्ट वीडियो है उस टॉपिक का, उसको हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए बिना लेट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का नया टॉपिक, भारत के प्रमुख तटीय मैदान। देखिए, भारत के प्रमुख तटीय मैदान को सबसे पहले आप इस फिगर को देखिए, इस फिगर को समझने का कोशिश कीजिए। यहाँ पर है आपका गुजरात का एक कच्छ ज़िला है। कच्छ के पास से आपका स्टार्ट होता है पश्चिमी तट स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है पश्चिमी तट? कन्याकुमारी तक जाता है। उसके बाद कन्याकुमारी से स्टार्ट होता है आपका पूर्वी तट और पूर्वी तट आपका कहाँ तक जाता है? स्वर्ण रेखा नदी तक जाता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया कि जो भी आपका पश्चिमी तट है और पूर्वी तट है, यहाँ पर एक मैदानी भाग का निर्माण हो गया है। इस मैदानी भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? तटीय मैदान। यानी कि इस तटीय मैदान को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, एक पश्चिमी तटीय मैदान और एक पूर्वी तटीय मैदान। जब आप यहाँ गौर से देखिएगा तो जो पश्चिमी तटीय मैदान है उसकी चौड़ाई पूर्वी तटीय मैदान के चौड़ाई से थोड़ा सा कम है, अपेक्षाकृत थोड़ा कम है। तो पश्चिमी तटीय मैदान की जो चौड़ाई है वो है 50 से 100 किलोमीटर। वहीं अगर पूर्वी तटीय मैदान की बात करें तो इसकी चौड़ाई है 100 से 150 किलोमीटर। ठीक है, अब हम लोग तोड़ के पढ़ते हैं पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 3 पार्ट है। ये 3 पार्ट को बोलते हैं गुजरात का तट, और गुजरात का तट को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। जो पहला वाला पार्ट है जो ऊपर में यहाँ पर आपको दिख रहा है अर्धचंद्राकार पार्ट, ये ऊपर वाला जो आपका अर्धचंद्राकार पार्ट है उसको कच्छ का तट बोलते हैं, कच्छ का तट। बीच वाला जो आपको अर्धचंद्राकार पार्ट दिख रहा है उसको बोलते हैं काठियावाड़ तट। और जो सबसे निचला पोर्शन गुजरात का दिख रहा है उसको बोलते हैं काकड़ापाड़ तट। यानी कि 3 तट है, कच्छ का तट, काठियावाड़ तट और काकड़ापाड़ तट। इन तीनों तट को बोलते हैं गुजरात का तट। यानी कि पश्चिमी तटीय मैदान जो है गुजरात से स्टार्ट होता है। उसके बाद देखिए सबसे निचला छोर यहाँ पर आपका है दमन। क्या है? दमन से लेकर गोवा तक लगातार आपका एक क्रमबद्ध तटीय मैदान है, इसको बोलते हैं कोंकण तट। देखिए गोवा जो है, गोवा की भाषा है कोंकणी भाषा गोवा में बोली जाती है। तो यहाँ से दमन से लेकर गोवा तट तक चूँकि कोंकणी भाषा का प्रभाव ज़्यादा दिखता है इसलिए इस तट का नाम कोंकण तट रख दिया गया है। उसके बाद गोवा से लेकर न्यू मंगलोर जो कि कहाँ पर है? कर्नाटक में है। गोवा से लेकर न्यू मंगलोर तक हम उल्टा लिख दिए क्या? ऊपर में न्यू मंगलोर होगा, नीचे में गोवा होगा ना। एक बार देख लीजिएगा इसको थोड़ा सा, ठीक ना। गोवा से लेकर न्यू मंगलोर तक आपका क्या है? कन्नड़ तट या कनाडा तट इसको बोलते हैं, कन्नड़ तट या कनाडा तट। उसके बाद देखिए न्यू मंगलोर से लेकर कन्याकुमारी तक मालाबार तट बोलते हैं। देखिए यहाँ पर भी मेरा आपका पुराना नोट्स जो है एक बना हुआ, देखिए आपको दिखाते हैं। ये सारा नोट्स है मेरा, जिसमें एक पुराना नोट्स है, ये बहुत पुराना नोट्स है। इसमें हम कहीं पर तट के बारे में बनाए हुए हैं। देखिए यहाँ पर गोवा से मंगलोर है ना, गोवा से मंगलोर है आपका कन्नड़ तट। ठीक है, तो ये आपका मेरा पुराना नोट्स था। अब हम लोग नया नोट्स जो आपको दे रहे हैं उसमें काफ़ी अच्छा थोड़ा डिज़ाइन बना के दे रहे हैं, तो आप लोग को पढ़ने में अच्छा लगेगा। वो पुराना नोट्स ऐसे ही बस स्पीड में बना लिया गया था, आप लोग के लिए बेहतरीन नोट्स प्रोवाइड किया जा रहा है। गोवा से लेकर न्यू मैंगलोर तक आपका क्या है?
कन्नड़ या इसी को कनाडा तट बोल देते हैं। और न्यू मंगलौर से लेकर कन्याकुमारी तक मालाबार तट, इसको क्या बोलते हैं, मालाबार तट बोल देते हैं। तो ये आप समझ गए, पश्चिमी तटों के बारे में हम लोग समझ गए। अब पूर्वी तट के बारे में देख लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक पूर्वी तट को नदियों के आधार पर विभाजन किया गया है, नदियों के आधार पर। यहाँ देखिए, यहाँ पर आपका एक नदी डेल्टा बनाती है, वो है कृष्णा नदी। उसके ऊपर एक नदी डेल्टा बनाती है, महानदी। और उसके ऊपर एक नदी डेल्टा बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती है, स्वर्णरेखा नदी। ये डेल्टा, ये भी डेल्टा ही बनाती है और सीधा बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। और इसी नदियों के द्वारा पूर्वी घाट जो है, पूर्वी तटीय मैदान का विभाजन किया गया है। कन्याकुमारी, यहाँ देखिए, कन्याकुमारी से लेकर कृष्णा नदी तक कोरोमंडल तट कहा जाता है, कोरोमंडल तट। और समझ लीजिए, लौटती मानसून या फिर उत्तर पूर्वी मानसून या इसी को बोलते हैं शीतकालीन मानसून के द्वारा सबसे ज़्यादा वर्षा जो होती है वो इसी क्षेत्र में होती है, कोरोमंडल तट पर होती है। उसके बाद कृष्णा नदी से लेकर महानदी तक का क्षेत्र, ये वाला जो क्षेत्र है, कहीं कहीं गोदावरी लिख देता है, महानदी की जगह कहीं कहीं गोदावरी लिखा रहता है, तो कंफ्यूज नहीं करना है, गोदावरी ले लीजिएगा। अगर यहाँ गोदावरी लीजिएगा इसको, तो कृष्णा से गोदावरी, फिर गोदावरी से स्वर्णरेखा, कोई दिक्कत नहीं। हम महानदी लेंगे, कहीं कहीं इसको कुछ और लिख देता है कुछ बुक्स में, आपको महानदी याद रखना है। कृष्णा से महानदी तक आपका उत्तरी सरकार तट, और उत्तरी सरकार तट जो है वो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में पड़ता है, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में पड़ता है। उसके बाद महानदी से स्वर्णरेखा तक आपका कौन तट कहलाता है, उत्कल तट। उत्कल तट या इसी को कलिंग तट भी बोलते हैं। याद रखिए, कलिंगा यूनिवर्सिटी कहाँ है, कलिंगा यूनिवर्सिटी उड़ीसा में है, इसलिए उत्कल तट जो है वो उड़ीसा में है, पूर्ण रूपेण उड़ीसा में है। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले पश्चिमी तट के बारे में पढ़ेंगे, फिर पूर्वी तट के बारे में पढ़ेंगे, और उससे पहले थोड़ा सा भारत के तटीय मैदान के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेंगे। देखिए, पूर्वी तटीय मैदान तथा पश्चिमी तटीय मैदान, ये दोनों, इस दोनों का निर्माण प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली अनेक नदियों ने किया है। प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियों के बारे में आप लोग को पिछले बार बता चुके हैं। कुछ नदियाँ पश्चिमी तट में पश्चिम की ओर बहती हुई अरब सागर में गिर जाती है, और कुछ नदियाँ पूर्व की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो इन दोनों नदियों के द्वारा ही आपका पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान, इस दोनों तटीय मैदान का निर्माण हुआ है। ये नदियाँ काफ़ी प्राचीन काल से बह रही है। जो प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ हैं वो बहुत पहले पुराने समय से बह रही है, जिनमें से कुछ पूर्व में बंगाल की खाड़ी में गिरती है तथा कुछ पश्चिम में अरब सागर में गिरती है। ठीक है, नदियों ने बालू तथा मिट्टी बहाकर, जितनी भी नदियाँ हैं वो क्या किया है, बालू और मिट्टी को बहाकर लाती है और नदियों के तट पर किनारों पर जमा कर देती है। ठीक है, इन्हीं बालुओं और मिट्टियों ने प्रायद्वीपीय भारत के तटीय मैदान का निर्माण किया है। यानी कि कोई भी नदी अगर बहते हुए आएगी और बहते बहते अपने साथ बालू, मिट्टी, पत्थर, गिट्टी जो भी अपने साथ उठा कर लेकर जाएगी, वो आगे चलकर अपने तट पर, अपने किनारों पर, जहाँ वो समुद्र से मिलती है वहाँ पर जमा कर देगी, और जमा करने के बाद एक मैदान का निर्माण करेगी, जिसे हम लोग भारत का तटीय मैदान कहते हैं। अगर पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियाँ जो अरब सागर में गिरती है वो पश्चिमी तटीय मैदान का निर्माण करेगी, और पूर्व की तरफ बहने वाली नदियाँ जो पूर्व में बंगाल की खाड़ी में गिरेगी वो पूर्वी तटीय मैदान का निर्माण करेंगी। भारत के तटीय मैदान का विस्तार गुजरात के कच्छ से स्वर्णरेखा नदी तक है। देखिए, गुजरात से स्वर्णरेखा नदी ये ऐसे है, बीच में पड़ता है कन्याकुमारी, बीच में क्या पड़ता है, कन्याकुमारी। तो गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तक का जो क्षेत्र है इसको बोल देंगे पश्चिमी तट, और कन्याकुमारी से लेकर स्वर्णरेखा नदी तक के बीच के क्षेत्र को क्या बोल देंगे, पूर्वी तट। तो यही है, गुजरात के कच्छ से लेकर स्वर्णरेखा नदी तक 6100 किलोमीटर इसका लंबाई है। याद रखिएगा, 6100 किलोमीटर इसका लंबाई है। पश्चिमी तट की चौड़ाई कितनी है, 50 से 100 किलोमीटर। ठीक है, और पूर्वी तट की चौड़ाई कितनी है, 100 से 150 किलोमीटर। और ये कच्छ से लेकर कन्याकुमारी तक है, और ये कन्याकुमारी से स्वर्णरेखा नदी तक है। ठीक है, याद रखिएगा, इस दोनों में आपको देखने से ही लग रहा है कि ये वाला ज़्यादा है, यानी कि पूर्वी तट की चौड़ाई ज़्यादा है, अर्थात
तटीय मैदान की चौड़ाई पश्चिमी तट की अपेक्षा पूर्वी तट पर अधिक है, यानी कि जो भी तटीय मैदान की चौड़ाई है वो पूर्वी तट पर ज़्यादा है। और एक चीज़ हम आपको पिछले वीडियो में ही बता चुके थे कि पूर्वी तट की जितनी भी नदियां हैं वो डेल्टा का निर्माण करेगी, अपने ही रास्ते को अवरुद्ध कर लेती है और डेल्टा का निर्माण करती है। और पश्चिमी तट की जो भी नदियां हैं वो एस्चुअरी का निर्माण करेगी, यानी कि ज्वार नदमुख का निर्माण करेगी, ज्वार नदमुख का निर्माण करेगी, क्योंकि ये नदियाँ काफ़ी तेज़ी से गिरती है और शोरगुल करते हुए अरब सागर में गिरती है, इसलिए ये नदियाँ इनका वेग कम नहीं हो पाता है और ये डेल्टा का निर्माण नहीं कर पाती है। ये सीधा तेज़ी से नदी अरब सागर में गिर जाती है और एस्चुअरी का निर्माण करती है। आगे बात करते हैं, अब एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं पश्चिमी तटीय मैदान। पश्चिमी तटीय मैदान का बात करें तो ये इसमें आपका सबसे पहले गुजरात का तट पढ़ेंगे। गुजरात का तट को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। देखिए यहाँ देख सकते हैं, सबसे पहला, दूसरा, तीसरा। पहला है कच्छ का तट, दूसरा है काठियावाड़ का तट और तीसरा है काकड़ा पाड़ तट। इन तीनों को डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद जब गुजरात पढ़ लेंगे फिर पढ़ेंगे कोंकण तट, उसके बाद पढ़ेंगे यहाँ पर कन्नड़ या कनाडा तट, उसके बाद पढ़ेंगे मालाबार तट। इस चारों को अगर पढ़ लेते हैं तो पश्चिमी तट समाप्त हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। गुजरात का तट पढ़ रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर है कच्छ का तट, फिर काठियावाड़ का तट, फिर काकड़ा पाड़ का तट। कच्छ का तट का बात करें तो इसी कच्छ के तट में एक बंदरगाह है, कांडला बंदरगाह। अंडरलाइन कर दीजिए, कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह फेमस क्यों है? क्योंकि ये भारत का ज्वारीय बंदरगाह है। ज्वार भाटा जो आपका उठता है उसके कारण एक बंदरगाह बनाया गया है, कांडला बंदरगाह। ये एक ज्वारीय बंदरगाह है, यानी कि इस बंदरगाह में हमेशा ज्वार भाटा आते रहता है। समुद्र की लहरें ऊपर उठती है और नीचे गिरती है, ठीक है। इस कांडला बंदरगाह का नाम चेंज कर दिया गया है। अभी इसका नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह रख दिया गया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय PDDU बंदरगाह। और याद रखिएगा कांडला बंदरगाह जो है इससे नमक और सूखे मेवों का निर्यात किया जाता है। नमक और सूखे मेवों का निर्यात किया जाता है और इसे मुक्त व्यापार क्षेत्र भी घोषित कर दिया गया है। मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। अब आते हैं काठियावाड़ तट का बात करते हैं। काठियावाड़ तट का बात करें तो इसमें गिर, मांडव, वर्धा आदि पहाड़ियाँ पाई जाती है और काठियावाड़ तट जो है इसमें काफ़ी उपजाऊ मृदा भी पाई जाती है। यहाँ की मृदा काफ़ी उपजाऊ होती है। अगला बात करें काकड़ा पाड़ तट। काकड़ा पाड़ तट में बात करें तो जितनी भी नदियाँ हैं जो कि अरब सागर में गिरती है वो काकड़ा पाड़ तट के पास ही गिरती है। जैसे साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, ये सारी नदियाँ काकड़ा पाड़ तट के पास ही आकर खंभात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। खंभात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। एक नदी जो आपको जल नहीं गिराती है उसका नाम याद रखना है, लूनी नदी। लूनी नदी एक ऐसी नदी है जो क्या बोलते हैं काकड़ा पाड़ तट में अपनी क्या बोलते हैं अपने जल को नहीं गिराती है। वो कच्छ के रण में ही लुप्त हो जाती है, विलुप्त हो जाती है कच्छ के रण में, ठीक है। और एक क्वेश्चन पूछता है, यहाँ जो आपको माही नदी दिख रहा है ये माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है। आगे बढ़ते हैं। पश्चिम तटीय मैदान का बात करें तो इसकी सबसे ज़्यादा चौड़ाई नर्मदा और ताप्ती नदी के मुहाने पर है। नर्मदा और ताप्ती नदी के मुहाने पर है। और वही अगर पूर्वी तट का बात कर देंगे, इसकी सबसे ज़्यादा चौड़ाई कहाँ पर है? इसकी सबसे ज़्यादा चौड़ाई है कोरोमंडल तट के पास, कोरोमंडल तट के पास, ठीक है। तो मैप से देख लेते हैं कि ये जो पश्चिमी तटीय मैदान है इसका सबसे ज़्यादा चौड़ाई कहाँ पर है। यहाँ पर आपका गिरता है नर्मदा नदी, यहाँ पर गिरता ताप्ती नदी। इस दोनों के बीच में जो इसका चौड़ाई है वो सर्वाधिक है, यानी कि पश्चिमी घाट का चौड़ाई जो है वो नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में मैक्सिमम है। अब पूर्वी घाट का बात करें तो पूर्वी घाट का चौड़ाई जो है कोरोमंडल तट के पास सर्वाधिक है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग एक एक करके समझेंगे तो हम लोग बहुत आराम से इसको समझ जाएंगे। अब हम लोग अगला तट है कोंकण तट। कोंकण तट जो कोंकण तक कहाँ तक है, कहाँ से है? दमन से लेके गोवा तक है। और याद रखिएगा इसमें 2 स्टेट आ जाती है कोंकण तट में। एक स्टेट है आपका महाराष्ट्र और दूसरा स्टेट है आपका गोवा। महाराष्ट्र और गोवा में विस्तृत है कोंकण तट। चूँकि यहाँ पे के अधिकांश क्षेत्रों में कोंकणी भाषा बोली जाती है। देखिए अब महाराष्ट्र तट का बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो महाराष्ट्र है उस तट का बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र तट पर जो है
मुंबई बंदरगाह है, मुंबई बंदरगाह याद रखना है। और ये सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा और सबसे व्यस्ततम बंदरगाह है, सबसे ज़्यादा व्यस्त बंदरगाह है। इसे भारत का प्रवेश द्वार या गेटवे ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, मुंबई बंदरगाह को। याद रखिए, ये क्वेश्चन पूछता है, भारत का प्रवेश द्वार या गेटवे ऑफ इंडिया भी कहा जाता है मुंबई बंदरगाह को। और ये किस द्वीप पर स्थित है? सैलसेट द्वीप, या इसी को कहीं कहीं सालसी द्वीप भी लिख देता है, सालसी द्वीप भी लिख देता है, याद रखिएगा। तो सैलसेट द्वीप पर स्थित है मुंबई बंदरगाह। और बात करें, महाराष्ट्र तट पर एक एलिफेंटा द्वीप भी है। बहुत सारे द्वीप हैं इसमें, एलिफेंटा द्वीप, सैलसेट द्वीप, बूचर द्वीप, क्रॉस द्वीप, और भी बहुत सारे द्वीप हैं। तो महाराष्ट्र तट पर काफ़ी द्वीप पाए जाते हैं, जिनमें से 4 द्वीप आप लोग याद कर लीजिए, आपको एग्ज़ाम में इसी से क्वेश्चन पूछेगा। सबसे इम्पोर्टेंट है सालसेट द्वीप, इसको सालसी द्वीप भी बोलते हैं, और ये सालसी द्वीप पर मुंबई स्थित है, सालसी द्वीप पर ही मुंबई स्थित है। आगे बात करते हैं, मुंबई बंदरगाह जो है वो काफ़ी व्यस्तम बंदरगाह है, तो इसका ट्रैफिक जो है महाराष्ट्र के द्वारा कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। तो महाराष्ट्र ने क्या किया है कि इसके ट्रैफिक को कम करने के लिए एक और बंदरगाह का निर्माण किया गया है। और वो बंदरगाह क्या करता है, जो भी बंदरगाह कंटेनर वाला पार्ट होगा या जो कंटेनर होगा उसको मुंबई बंदरगाह पर नहीं ले जाएगा, नहावा सेवा बंदरगाह पर ही ले आएगा। यानी कि मुंबई बंदरगाह के ट्रैफिक को कम करने के लिए महाराष्ट्र तट पर एक और बंदरगाह का निर्माण कराया गया है। इसे नहावा सेवा बंदरगाह कहते हैं, और ये कंटेनर बंदरगाह है। याद रखिएगा, ये कैसा बंदरगाह है? कंटेनर बंदरगाह है। इसी का नाम चेंज करके अभी क्या कर दिया गया है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, बताइए? इसका नाम चेंज करके जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कर दिया गया है। गोवा तट, अब आते हैं गोवा तट का नाम। गोवा तट जो है वो आपका कहाँ से कहाँ तक है, बताइए? गोवा तट एक्चुअली ये क्या बोलते हैं, इसी का पार्ट है, कोंकण का ही पार्ट है, एक महाराष्ट्र और गोवा तट। गोवा तट का बात करें तो इस पे एक बंदरगाह है, मार्मुगाओ बंदरगाह। मार्मुगाओ बंदरगाह जुआरी नदी के मुहाने पर स्थित है। जुआरी नदी, याद रखिएगा, गोवा में 2 ही नदी तो बहती है, एक जुआरी नदी और एक मांडवी नदी। तो जुआरी नदी के किनारे आपका मार्मुगाओ बंदरगाह है, और यहाँ से काजू का निर्यात होता है। याद रखिएगा, गोवा में सबसे ज़्यादा काजू होता है, भारत में सबसे ज़्यादा काजू कहाँ होता है? गोवा में। और इसीलिए गोवा के किनारे एक बंदरगाह का निर्माण करा दिया गया है जो कि काजू का निर्यात करता है। उस बंदरगाह का नाम क्या है? मार्मुगाओ बंदरगाह, मार्मुगाओ बंदरगाह। अगला है कन्नड़ या कनाडा तट। कन्नड़ या कनाडा तट का बात करें तो ये गोवा से लेकर न्यू मंगलौर तक फैला हुआ है, गोवा से लेकर न्यू मंगलौर तक फैला हुआ है। और न्यू मंगलौर बंदरगाह भी यहाँ पर है। न्यू मंगलौर में एक न्यू मंगलौर बंदरगाह है। याद रखिएगा, भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन कर्नाटक करता है, और कर्नाटक में ही आपका न्यू मंगलौर पड़ता है। और न्यू मंगलौर जो है वो कॉफ़ी का उत्पादन करता है, कॉफ़ी का निर्यात करता है। इसीलिए याद रखिएगा, न्यू मंगलौर बंदरगाह जो है इसको भारत का कॉफ़ी बंदरगाह भी बोलते हैं। विश्व में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कहाँ होता है, बताइए? ब्राज़ील में होता है। विश्व का कॉफ़ी बंदरगाह किसको बोलते हैं? सेंटोस बंदरगाह ब्राज़ील को बोलते हैं, सेंटोस बंदरगाह ब्राज़ील को बोलते हैं। तो सबसे ज़्यादा कॉफ़ी ब्राज़ील में नहीं होता है, कॉफ़ी पोर्ट यहाँ पर स्थित है, सेंटोस। सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कहाँ होता है, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ये हम आपको पढ़ाए हुए हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी में। कन्नड़ या कनाडा तट में इसको कर्नाटक का तट भी बोल देते हैं। याद रखिएगा, यहाँ पर एक नदी पाई जाती है, शरावती नदी। ये शरावती नदी जो है वो जोग या गरसोप्पा जलप्रपात बनाती है, जोग या गरसोप्पा जलप्रपात बनाती है। इसी का नाम अभी चेंज करके महात्मा गांधी जलप्रपात कर दिया गया है, महात्मा गांधी जलप्रपात कर दिया गया है, याद रखिएगा। और कर्नाटक में एक और जलप्रपात है जो भारत का सबसे लंबा, सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जिसका नाम है कुंचिकल जलप्रपात। और ये भी क्वेश्चन पूछता है, कुंचिकल जलप्रपात किस नदी पर है? तो ये कावेरी नदी पर है। किस नदी पर है? कावेरी नदी पर है। छत्तीसगढ़ में एक जलप्रपात है जिसको बोलते हैं चित्रकूट जलप्रपात। चित्रकूट जलप्रपात जो है वो छत्तीसगढ़ में है, और किस नदी के किनारे है? इंद्रावती नदी के किनारे। इंद्रावती नदी पर ये चित्रकूट जलप्रपात है, और ये चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ में है। इसे भारत का नियाग्रा फॉल भी कहते हैं, भारत का नियाग्रा फॉल भी कहा जाता है।
तो ये सब फैक्ट भी आपको याद रखना है। अगला है मालाबार तट का बात करते हैं। चौथा है मालाबार तट। ये न्यू मैंगलोर से लेकर कन्याकुमारी तक फैलता है। यह देखिए मालाबार तट आपका फेमस क्यों है, क्योंकि दक्षिण पश्चिम मानसून जो है, दक्षिण पश्चिम मानसून से सबसे ज़्यादा वर्षा यहीं पर होती है। मतलब पहली वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से अगर सबसे पहली बार कहीं बार आता है तो वो केरल के तट पर आता है। 1 जून को, याद रखिएगा 1 जून को आता है। 1 जून या 15 जून, कमेंट कीजिएगा। 1 जून या 15 जून को मानसून कहाँ आता है? केरल तट पर। कमेंट कीजिएगा 1 जून को आता है या 15 जून को आता है। अगर हम आपको मानसून बताएंगे तो पूरे डिटेल में बताएंगे। इसी में आपको बताएंगे कि चेरी ब्लॉसम किसको बोलते हैं, चेरी ब्लॉसम किसको बोलते हैं, आम्र वर्षा किसको बोलते हैं। ठीक है, ये सारा चीज़ हम आपको बताएंगे जब हम आपको मानसून चैप्टर पढ़ाएंगे। ज्योग्राफी में पूरे डिटेल में पढ़ाएंगे। आपको उत्तर नॉर्थ ईस्ट मानसून क्या है, साउथ वेस्ट मानसून क्या है, पश्चिमी विक्षोभ क्या है जिसको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बोलते हैं, पश्चिमी विक्षोभ किसको बोलते हैं, लौटता हुआ मानसून क्या है, लौटता मानसून क्या है, इसी को शीतकालीन मानसून भी बोलते हैं। तो ये सारे चीज़ों के बारे में आपको पूरे डिटेल में पढ़ाएंगे। कैसे मानसून चेंज होता है उसके बारे में पढ़ाएंगे। देखिए मालाबार तट का बात करें तो सबसे पहले पुर्तगाली यहीं पर आए थे, मालाबार तट पर ही आए थे। मसालों की खेती के लिए आए थे वो लोग, इसीलिए मालाबार तट मसालों के लिए प्रसिद्ध है। और कौन सा मसाला यहाँ प्रसिद्ध है? गरम मसाला प्रसिद्ध है, काली मिर्च प्रसिद्ध है और छोटी इलायची आपका प्रसिद्ध है। सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है काली मिर्च, और इसी काली मिर्च के लिए यूरोपीय यहाँ पर आए थे। इसीलिए चूँकि यूरोपीय को यवन कहा जाता है और काली मिर्च यूरोपीय को पसंद थी, इसलिए काली मिर्च को ही यवन प्रिय कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन आपका बीपीएसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है कि किस खाद्य पदार्थ को यवन प्रिय कहा जाता है, किस खाद्य पदार्थ को यवन प्रिय कहा जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा यवन प्रिय कहा जाता है, काली मिर्च को कहा जाता है, काली मिर्च को कहा जाता है। आगे समझिएगा, मालाबार तट पर ही आपका एक बंदरगाह है जिसे कोच्चि बंदरगाह कहते हैं। कोच्चि बंदरगाह ये वही, अगर केरल में मसालों का उत्पादन किया जाता है उसी मसालों का ये ट्रांसपोर्ट करता है, तो कोच्चि बंदरगाह को ही मसाला बंदरगाह भी कह देते हैं। देखिए जिस राज्य में आपका जो चीज़ ज़्यादा होगा वो उसी चीज़ का पोर्ट करेगा। जैसे गोवा का मर्मुगाओ बंदरगाह काजू का पोर्ट करता था, काजू का पोर्ट करता था। उसी तरह कोच्चि बंदरगाह मसाला का पोर्ट करता था। उसी तरह न्यू मंगलोर का बात करें, न्यू मंगलोर बंदरगाह ये कॉफ़ी पोर्ट करता है, कॉफ़ी क्योंकि यहाँ पर कॉफ़ी कर्नाटक में ज़्यादा उगाई जाती है। तो जिस क्षेत्र में जो चीज़ ज़्यादा उगाई जाएगी उस क्षेत्र में अगर किसी बंदरगाह का निर्माण किया गया है तो उसी क्षेत्र के आवश्यक चीज़ों का पोर्ट किया जाएगा उसके द्वारा। देखिए यूरोपीय जब आए थे, यूरोपीय का क्रम आपको याद रखना है PDBDF, यानी कि सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे। उसके बाद आए थे डच, कौन आए थे? डच। उसके बाद आए ब्रिटिश यानी कि अंग्रेज, ब्रिटिश यानी कि अंग्रेज। फिर आए डेनिश, फिर आए फ्रेंच यानी कि फ्रांसीसी, फ्रेंच यानी कि फ्रांसीसी। तो ये क्रम है पुर्तगालियों के भारत में आने का। और जब भी यूरोपीय आए, फिर पुर्तगालियों ने, यूरोपीय जब भी भारत में आए तो इन यूरोपीय के द्वारा मसालों का काफ़ी मतलब तारीफ़ किया गया कि भाई भारत के मसाले काफ़ी बेस्ट हैं। और मसाला का पोर्ट कहाँ है? कोच्चि है, कोच्चि मसालों का पोर्ट है। इसीलिए अरब सागर की रानी भी इसको कहा जाता है। कोच्चि कहाँ पर है? अरब सागर में। आपसे क्वेश्चन पूछता है कोच्चि किस सागर के करीब है, तो आपका अरब सागर के करीब है। उसी तरह लक्षद्वीप आपसे बार बार एग्जाम में पूछता है। लक्षद्वीप आपको लगेगा कि हिंद महासागर में है, जबकि लक्षद्वीप हिंद महासागर में नहीं है, अरब सागर में है। इसीलिए आपसे ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। और अरब सागर की रानी किसे कहा? क्वीन ऑफ अरेबियन सी किसको कहा गया है? कोच्चि बंदरगाह को कहा गया है, कोच्चि बंदरगाह को कहा गया है। आगे आते हैं, केरल के तट पर अनेक लैगून झीलें पाई जाती हैं। यहाँ देखिए ये आपका लैगून झीलें पाई जाती है। चूँकि ये समुद्र के तट से संपर्क, इसका कांटेक्ट रहता है, इसीलिए इस लैगून झील का पानी जो है वो खारा रहता है, खारा यानी कि सॉल्टी। ठीक है, और ये जो लैगून झील होती है वो 3 तरफ से ज़मीन से घिरी हुई रहती है और एक तरफ से पानी। ठीक है, तो केरल के तट पर अनेक लैगून झीलें पाई जाती है। ये 3 ओर से ज़मीन से और एक ओर पानी से घिरी रहती है। और यहाँ का पानी कैसा होता है? खारा पानी होता है।
और केरल में जो भी लैगून झील पाई जाएंगी उनका एक स्पेशल स्थानीय नाम होता है जिसे कयाल झील बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कयाल झील। लैगून झील को केरल में कयाल झील भी कहा जाता है। केरल में 3 प्रमुख लैगून झील है और एक लैगून झील नहीं है, उसका नाम हम बता देंगे। पहले लैगून झील को पढ़ लेते हैं। अष्टमुदी, वेम्बनाड और पुन्नामदा। अष्टमुदी, वेम्बनाड और पुन्नामदा ये 3 कयाल झील है या लैगून झील है केरल का। एक झील है सस्थमकोट्टा, सस्थमकोट्टा झील। ये झील केरल में लैगून झील नहीं है, याद रखिएगा, वो लैगून झील नहीं है। ये सिर्फ ये 3 झील है जो लैगून झील है। अष्टमुडी झील का बात करें तो इस झील के बारे में विशेषता आपको झीलों के बारे में जब बताएंगे तब समझाएंगे। वेम्बनाड झील का बात करें तो ये भारत की सबसे लंबी झील है। आप भारत की सबसे बड़ी झील तो बता सकते हैं, चिल्का झील आप बता दीजिएगा, बड़ी झील, लेकिन जब आपसे लंबी झील पूछा जाएगा आप गलती कर सकते हैं एग्ज़ाम में, इसीलिए आपको याद रखना है वेम्बनाड झील भारत की सबसे लंबी झील है। लंबी इन द सेंस चौड़ाई कम है, लंबाई ज़्यादा है, ठीक है। पुन्नामदा झील का बात करें, ठीक है, पुन्नामदा झील, तो यहाँ पर एक ट्रॉफी होता है, नौकायान। आप देखे होंगे केरल में जो ऐसे करके बोटिंग रेस किया जाता है, बोटिंग रेस किया जाता है, नौका दौड़ केरल में किया जाता है। और उसमें जो प्रतियोगिता होती है उसे नेहरू ट्रॉफी कहा जाता है। नेहरू ट्रॉफी आपसे पूछ देगा एग्ज़ाम में कि नौका दौड़ जो केरल में होता है, केरल में जो नौका दौड़ प्रतियोगिता होती है वो किस झील में होती है? तो पुन्नामदा झील में होती है। वेम्बनाड झील का एक चीज़ छूट गया था कि वेम्बनाड झील में, इस झील के बीचों बीच में एक द्वीप स्थित है। वेम्बनाड झील के बीचों बीच एक द्वीप स्थित है, वेलिंगटन द्वीप, वेलिंगटन द्वीप। और इस वेलिंगटन द्वीप पर नौसैनिक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया है, नौसैनिक प्रशिक्षण केंद्र भी स्थापित किया गया है। और ये वेलिंगटन द्वीप जो है यहीं से भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है, 966B, 966B गुजरता है। पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है, किस दर्रे से होकर गुजरता है वो हम आपको बताए थे। आप कमेंट करके बताइएगा। और उससे भी एक वीडियो पहले हम आपको बताए थे NH1 किस दर्रा से होकर गुजरता है, किस दर्रा से होकर गुजरता है, ये भी आप हमको कमेंट करके बताइएगा। अगर आप नहीं कमेंट कीजिएगा हम समझेंगे कि आप नहीं पढ़ रहे हैं मेरे वीडियो को अच्छे से। अगर मेरे वीडियो को पढ़ रहे हैं तो एग्ज़ाम में आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा जो मैं बता रहा हूँ। उसके बाद बात करते हैं आगे। हाँ, यहाँ एक चीज़ छूट गया था। हाँ, वो जो हमारे एक नहीं मरे थे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एक डेथ किए थे ना, जो एयर क्लास, वो जिसमें उनकी वाइफ भी डेथ कर गई थी। पहले CDS थे हमारे देश के, वो वेलिंगटन द्वीप से ही जा रहे थे एरोप्लेन में बैठ के, याद रखिएगा, वही वेलिंगटन द्वीप है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्वी तटीय मैदान का बात करते हैं तो पूर्वी तटीय मैदान की सबसे ज़्यादा चौड़ाई तमिलनाडु में है, कोरोमंडल तट में है, कोरोमंडल तट के पास है। यह पूर्वी तटीय मैदान कन्याकुमारी से लेकर स्वर्णरेखा नदी तक है। यहाँ देखिए, इसको हम बता दिए हैं। हाँ, इसमें देखिए, अब इसमें कौन कौन सा तट है देख लीजिए। यहाँ ऊपर में हम बता दिए, फिर भी आपको एक बार बताते हैं। यहाँ पर आपको पढ़ना है सबसे पहले कन्याकुमारी से लेकर कृष्णा नदी तक, कन्याकुमारी से कृष्णा नदी तक कोरोमंडल तट। उसके बाद कृष्णा नदी से लेकर महानदी तक उत्तरी सरकार तट, और महानदी से लेकर स्वर्णरेखा तक उत्कल तट, या इसी को कलिंग तट बोलते हैं। इसी को पूरा डिटेल में पढ़ना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कोरोमंडल तट के बारे में, कोरोमंडल तट के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। कोरोमंडल तट, यहाँ देखिए कोरोमंडल तट, ठीक है। यह कन्याकुमारी से लेकर कृष्णा नदी तक विस्तृत है और इसका मैक्सिमम पार्ट कहाँ पर है? तमिलनाडु में, लेकिन कुछ पार्ट, बहुत कम, लगभग 1%, कुछ पार्ट आपका कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। कोरोमंडल तट का बात करें तो यहाँ पर उत्तर पूर्वी मानसून, या इसी को हम लोग शीतकालीन मानसून भी बोलते हैं, उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे ज़्यादा वर्षा इसी तट पर होती है, कोरोमंडल तट पर होती है, ठीक है। उसके बाद बात करें, यहाँ पर 3 बंदरगाह बनाए गए हैं, तूतीकोरिन बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह और एन्नोर बंदरगाह। तूतीकोरिन बंदरगाह को भारत का मोती बंदरगाह भी कहते हैं, भारत का मोती बंदरगाह भी कहा जाता है। उसके बाद बात करते हैं, थोड़ा सा इस मैप को देख लेते हैं और समझ लेते हैं। ये है आपका कोरोमंडल तट, ये है आपका कोरोमंडल तट, ठीक है। यहाँ पर है श्रीलंका, श्रीलंका। कोरोमंडल तट का एक ये वाला पॉइंट है, ये एक ये वाला पॉइंट है, यहाँ पर एक द्वीप स्थित है
इस द्वीप को हम लोग बोल देते हैं पंबन द्वीप, पंबन द्वीप बोल देते हैं। इसी पंबन द्वीप पर रामेश्वरम स्थित है। याद रखिएगा, रामेश्वरम जो है वो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। भारत में जितने भी ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग है, उसमें से एक आपका रामेश्वरम भी है, जो पंबन द्वीप पर स्थित है। इसी पंबन द्वीप का सबसे पूर्वी छोर है धनुषकोटी। धनुषकोटी इस पंबन द्वीप का क्या है? सबसे पूर्वी छोर है। और इसी पूर्वी छोर से आपका राम सेतु स्टार्ट होता है। यानी कि पंबन द्वीप का सबसे पूर्वी छोर है धनुषकोटी, और धनुषकोटी से ही आपका राम सेतु स्टार्ट होता है। कहाँ तक जाता है? श्रीलंका के तिलैया मन्नार द्वीप तक। कहाँ तक जाता है? श्रीलंका के तिलैया मन्नार द्वीप तक जाता है। अब एक चीज़ और समझ लीजिए, यहाँ श्रीलंका है, यहाँ भारत है, यहाँ आपकी है मन्नार की खाड़ी, यहाँ आपकी है बंगाल की खाड़ी, बीच में एक जलसंधि पड़ता है। इस जलसंधि को बोलते हैं पाक जलसंधि। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, पाक जलसंधि या पाक स्ट्रेट किसको किसको अलग करता है? तो भारत और श्रीलंका को अलग करता है। और किसको किसको जोड़ता है? तो मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब समझते हैं यहाँ पर ये जो आपका कोरोमंडल तट है, इस कोरोमंडल तट में 3 बंदरगाह बनाए गए हैं। यहाँ सबसे ऊपर है आपका एन्नोर बंदरगाह, और इस एन्नोर बंदरगाह का नाम चेंज करके अभी क्या कर दिया गया है? अभी नहीं, एक्चुअली बहुत पहले नाम चेंज हो चुका है, कामराजार बंदरगाह। ठीक है, उसके नीचे आते हैं तो एक बंदरगाह है चेन्नई बंदरगाह। मेरे हिसाब से ये कृत्रिम है, एक बार कमेंट करके देखिएगा ये कैसा बंदरगाह है, कृत्रिम है कि नेचुरल है। चेन्नई बंदरगाह कृत्रिम बंदरगाह है। उसके बाद उसके नीचे आते हैं तूतीकोरिन बंदरगाह, और इस तूतीकोरिन बंदरगाह का जो इसका उपनाम है, भारत का मोती बंदरगाह इसको कहा जाता है, इसका उपनाम है। ठीक है, इसका उपनाम है। आगे आते हैं उत्तरी सरकार तट। उत्तरी सरकार तट का बात करें तो ये यहाँ पर आता है, यहाँ पर कृष्णा और महानदी के बीच में, कृष्णा नदी और महानदी के बीच में उत्तरी सरकार तट आता है। यहाँ समझिएगा, उत्तरी सरकार तट को थोड़ा सा डिटेल से समझते हैं। इसका कुछ पार्ट आंध्र प्रदेश में आता है, कुछ उड़ीसा में आता है। यहाँ पर आंध्र प्रदेश में यहाँ पर एक झील है, पुलिकट झील। इस पुलिकट झील के जस्ट पूर्वी भाग में इसके एक द्वीप है। इस द्वीप को बोलते हैं श्रीहरिकोटा द्वीप। और ये श्रीहरिकोटा द्वीप जो है, इसी पर सतीश धवन अंतरिक्ष अन्वेषण केंद्र, सतीश धवन स्पेस सेंटर का निर्माण किया गया है। और सतीश धवन स्पेस सेंटर है क्या? इसरो का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इसरो का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहा जाता है। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। इसके बाद अब हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर एक पोर्ट है आंध्र प्रदेश में। इस पोर्ट का नाम है विशाखापत्तनम पोर्ट। ठीक है, भारत में कुल कितने पोर्ट हैं? 12 पोर्ट हैं, जो मेजर पोर्ट, 12 मेजर पोर्ट हैं। अब कहीं 13 दिखता है। 13वां पोर्ट आप लोग बताइएगा तो कौन है? थोड़ा सा दिमाग से उतर गया मेरा, 12 है या 13 है? ठीक है, 13 हो गया आप शायद, तो 13वां पोर्ट का नाम बताइएगा। तो यहाँ पर विशाखापत्तनम पोर्ट जो है, एक पोर्ट आपका अंडमान निकोबार में भी है, अंडमान निकोबार आइलैंड में भी एक पोर्ट है। इस पोर्ट का नाम आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर विशाखापट्टनम पोर्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पर एक नदी, यहाँ पर एक झील है, यहाँ देखिए, यहाँ पर आपका एक झील है। इस झील का नाम है चिल्का झील, और चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी झील है। इसको भारत की सबसे बड़ी झील बोलिए, या भारत की सबसे बड़ी लैगून झील बोलिए, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील बोलिए, जो भी बोलिए, तीनों एक ही है। चिल्का झील के जस्ट किनारे पूर्वी भाग पर एक द्वीप है, व्हीलर द्वीप। याद रखिएगा, व्हीलर द्वीप है कहाँ? चांदीपुर में है। चांदीपुर जो है ये बालासोर उड़ीसा में है, और इसे चांदीपुर को क्या कहा जाता है? उड़ीसा का मिसाइल शहर भी कहा जाता है, क्योंकि इसी चांदीपुर में व्हीलर द्वीप है। ठीक है, तो व्हीलर द्वीप आपसे क्वेश्चन पूछता है किस नदी का किनारे है, तो यहाँ पर एक नदी बहते हुए आता है, इसका नाम है ब्राह्मणी नदी। यहाँ पर ब्राह्मणी नदी बहते हुए आता है, और इस ब्राह्मणी नदी के किनारे व्हीलर द्वीप है। और व्हीलर द्वीप चिल्का झील के जस्ट पूर्वी भाग में है। तो याद रखिएगा, व्हीलर द्वीप जो है वो ब्राह्मणी नदी के तट पर है और चिल्का झील के पूर्वी पार्ट में है। और
चांदीपुर या बालासोर या उड़ीसा में पड़ता है। ठीक है। और व्हीलर द्वीप का बात करें तो व्हीलर द्वीप जो है ये फेमस क्यों है? व्हीलर द्वीप ये लंबी दूरी के मिसाइलों का परीक्षण केंद्र यहाँ से किया जाता है। लंबी दूरी का जितना भी मिसाइल होता है उसका परीक्षण यहीं पर किया जाता है। और याद रखिएगा व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर अब APJ अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया गया है। इसका नाम बदलकर अब APJ अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया गया है। आगे आते हैं, एक लास्ट हमारा बचा हुआ है उत्कल तट या कलिंग तट। उत्कल तट या कलिंग तट, देखिए यहाँ पर महानदी से लेकर स्वर्ण रेखा नदी तक यहाँ पर उत्कल तट है, उत्कल तट। और उत्कल तट के किनारे आपका एक बंदरगाह है जिसको बोलते हैं पारादीप बंदरगाह। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में है। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में है। ठीक है। अब एक चीज़ और समझ लीजिएगा, यहाँ पर आपका हुगली नदी बहता है। देखिए दामोदर नदी का गंगा नदी का दो धारा है, एक हुगली नदी और एक जो बांग्लादेश चल जाता है पद्मा नदी। तो जो हुगली नदी आता है उसके किनारे दो द्वीप है, न्यू मूर द्वीप और गंगा सागर द्वीप। तो न्यू मूर द्वीप और गंगा सागर द्वीप जो है हुगली नदी के तट पर है। याद रखिएगा ये समुद्र के तट पर नहीं है, हुगली नदी के तट पर है। इसीलिए यहाँ पर क्वेश्चन एग्जाम में पूछ देता है, कोलकाता में हुगली नदी के तट पर दो द्वीप है, गंगा सागर द्वीप और न्यू मूर द्वीप। और ये समुद्र तट के किनारे नहीं है, इसीलिए याद रखिएगा ये तटीय मैदान का पार्ट नहीं है। हम लोग तटीय मैदान पढ़ रहे हैं, इसीलिए याद रखिएगा ये जो आपका गंगा सागर द्वीप है और न्यू मूर द्वीप है ये तटीय मैदान का बिल्कुल भी पार्ट नहीं है। इसको दिमाग से हटा लीजिएगा। आगे बात करते हैं, कोलकाता में एक बंदरगाह है, कोलकाता बंदरगाह या कहीं कहीं डायमंड हार्बर बंदरगाह, दोनों जो है ये कोलकाता का पार्ट है। याद रखिएगा ये भी आपका हुगली नदी के किनारे स्थित है और ये हुगली नदी के किनारे है, समुद्र तट के किनारे नहीं है। इसको भी याद रखिएगा, याद रखें, याद रखें, एकदम याद रखिएगा आप लोग। पारादीप बंदरगाह तो बता ही दिए उड़ीसा में है। आगे आते हैं, अब भारत के कुछ द्वीप समूहों के बारे में अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। भारत के मात्र 2 द्वीप समूह जो बहुत डिटेल में पढ़ना है और बाकी द्वीप समूह को थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का पढ़ना है। सबसे पहले है लक्षद्वीप, उसके बाद है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप जो है वो कहाँ पर है? अरब सागर में है। ये हमको लगता है 1000 बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि लक्षद्वीप कहाँ पर है? अरब सागर में है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी में है। एक बात और याद रखिएगा, ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ये किसका पार्ट है? ये अराकानयोमा पर्वत श्रेणी का ही विस्तृत रूप है। ये अराकानयोमा पर्वत श्रेणी का विस्तृत रूप है। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, यह किसका विस्तृत रूप है? अराकानयोमा, अराकानयोमा पर्वत श्रेणी। पर्वत श्रेणी या पर्वतमाला जो लिखिए, पर्वतमाला का ही विस्तृत रूप है, विस्तृत रूप है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ अंडमान लक्षद्वीप हो गया जो कि अरब सागर में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया आपका बंगाल की खाड़ी में। अब देख लेते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का नाम मरकत द्वीप है, यानी कि इसी को मरकत द्वीप भी कहा जाता है। लक्षद्वीप में आपके टोटल 36 द्वीप हैं, 36, और इसका एरिया 32 किलोमीटर स्क्वायर है। यानी कि लक्षद्वीप का जो एरिया है वो 32 किलोमीटर स्क्वायर है और इसी 32 किलोमीटर स्क्वायर में 36 द्वीप हैं, है ना। ऊपर के 32, नीचे के 36, ये गाना याद रखिएगा, ये लक्षद्वीप के ही बनाया गया है। अब आगे बात करते हैं राजधानी। राजधानी जो है कवरत्ती है। कवरत्ती एक द्वीप है, कवरत्ती भी एक द्वीप है, लक्षद्वीप का एक द्वीप है। लक्षद्वीप में जो भी चीज़ पढ़ेंगे वो अपने आप में एक द्वीप है। सबसे बड़ा द्वीप कौन है? लक्षद्वीप का एंड्रोथ है। और सबसे छोटा द्वीप जो है वो बित्रा है, बित्रा। ठीक, और बात करते हैं लक्षद्वीप का। तो लक्षद्वीप जो है वो मूंगा चट्टानों के द्वारा निर्मित है, प्रवाल द्वीप के द्वारा निर्मित है। प्रवाल द्वीप जो होता है वो एल्गी और पॉलिप्स के द्वारा बना होता है। पॉलिप्स ये एक्चुअली लाइमस्टोन यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। यानी कि आपसे पूछ देगा मूंगा चट्टान किससे बने होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। या मूंगा चट्टानों की कवच जो है वो किससे बनी होती है? कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। आगे हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे लक्षद्वीप के बारे में, पहले इतना सारा जानकारी हम लोग लक्षद्वीप के बारे में पढ़ लिए हैं। अब आते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में। तो इसमें कितना द्वीप है? 572 द्वीप है। NCERT आपको इतना ही लिखता है,
हालांकि एग्ज़ाम में आपसे नहीं पूछा जाता है कितने द्वीप हैं, लेकिन अगर पूछ दिया तो आपको 572 अब याद रखना है। कभी ये बढ़ सकता है, कभी घट सकता है, याद रखिए, कभी बढ़ सकता है, कभी घट सकता है, क्योंकि अगर द्वीप आपके पानी में डूब जाएंगे तो इसकी संख्या घट जाएगी, और द्वीप अगर पानी से बाहर निकल जाएंगे तो इसकी संख्या बढ़ जाएगी। समुद्र में डूबे हुए पर्वतों और ज्वालामुखियों द्वारा निर्मित है। तो यानी कि आप समझिए लक्षद्वीप कैसे बना हुआ है। लक्षद्वीप मूंगा चट्टानों से बना हुआ है, जबकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह कैसे बना हुआ है, यह समुद्र में डूबे हुए पर्वत और ज्वालामुखी द्वारा निर्मित है। और कौन पर्वत है जो डूबा हुआ है? अराकानियोमा पर्वत डूबा हुआ है। यही पर्वत देखिए, भारत का अगर हम लोग मैप पढ़ते हैं, अभी मैप तो है नहीं, तो यहाँ पर आपका अराकानियोमा पर्वत श्रेणी समुद्र में डूब गया, और डूबने के बाद बीच बीच में कहीं कहीं दिखता है, तो उसी को अंडमान निकोबार द्वीप समूह कह देते हैं। अब हम लोग इस मैप को समझ लेते हैं। यहाँ पर आपका सारा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह यहाँ पर, और इधर साइड अगर लेफ्ट में आ जाइएगा अरब सागर में, तो यहाँ पर आपका अरब सागर है। अरब सागर में आपका कौन दिखता है? लक्षद्वीप। और यहाँ आपका क्या है? यहाँ पर आपका है बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी में आपको दिखता है क्या? आपको दिखता है बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह। सबसे ऊपर में देखिए यहाँ पर है कोको द्वीप। कोको द्वीप आपको दिख रहा है। ये कोको द्वीप म्यांमार के अंतर्गत आता है, म्यांमार के अधीन आता है, म्यांमार। उसके नीचे बात करते हैं तो उत्तरी अंडमान, ठीक है। और उसके नीचे आते हैं तो मध्य अंडमान, उसके नीचे आते हैं तो दक्षिणी अंडमान, उसके नीचे आते हैं तो लिटिल अंडमान, उसके नीचे आते हैं तो कार निकोबार, उसके नीचे आते हैं ग्रेट निकोबार, और उसके भी नीचे आ जाते हैं एक सुमात्रा द्वीप है इंडोनेशिया का। तो ये क्रमबद्ध तरीका है इसको याद करने का। अब देखिए कोको द्वीप जो आपका म्यांमार का पार्ट है, और यहाँ आपका उत्तरी अंडमान, इस दोनों के बीच में एक जलसंधि है, इसको बोलते हैं कोको जलमार्ग। कोको जलमार्ग कहा जाता है या कोको चैनल कहा जाता है। कोको जलमार्ग कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान को अलग करता है। उत्तरी अंडमान में ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक है। यानी कि आपसे पूछेगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन है? सैडल पीक है, और ये उत्तरी अंडमान में ही स्थित है। मध्य अंडमान का बात करें तो जितने भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उसमें सबसे बड़ा द्वीप समूह यही है। आप फोटो देख सकते हैं, सबसे बड़ा यही लग रहा है। मध्य अंडमान सबसे बड़ा है, मध्य अंडमान सबसे बड़ा है। उसके बाद आते हैं दक्षिणी अंडमान। दक्षिणी अंडमान में ही अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर स्थित है। पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान में स्थित है, और दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में एक जलसंधि है, इसको डंकन पैसेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डंकन पैसेज। उसके बाद यहाँ पर है लिटिल अंडमान, और यहाँ है कार निकोबार। देखिए यहाँ से यहाँ तक आपको अंडमान निकोबार है, अंडमान है, और यहाँ से यहाँ तक निकोबार है। अंडमान में एक जनजाति रहती है जिसको बोलते हैं अंडमानीज जनजाति, और निकोबार में एक जनजाति रहती है जिसको बोलते हैं निकोबारीज जनजाति। याद रखिएगा, ऊपर में जो ये चार को दिख रहा है, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लिटिल को ही लघु अंडमान भी कहा जाता है। इस चारों को अंडमान कहा जाएगा, अंडमान, ठीक है। और यहाँ पर अंडमानीज जनजाति रहेगी। और नीचे में जो दो दिख रहा है, कार निकोबार और ग्रेट निकोबार, यहाँ पर इसको निकोबार कहते हैं, और यहाँ पर निकोबारीज जनजाति निवास करती है। ग्रेट निकोबार इसका सबसे निचला पॉइंट है, जो कि इसके नीचे 6 डिग्री 4 मिनट होता है, जिसको इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। और ये भारत का सबसे निचला पॉइंट है। भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट है इंदिरा पॉइंट, जो कि 6 डिग्री 4 मिनट है। लेकिन अगर भारत का, ये तो समुद्र में है ना, मुख्य भूमि का बात करें, मुख्य भूमि का सबसे निचला पॉइंट है 8 डिग्री 4 मिनट, और इसको केप केमोरियन या इसी को कन्याकुमारी भी कहा जाता है, कन्याकुमारी भी कहा जाता है, ठीक। अब यहाँ पर ग्रेट निकोबार है, और यहाँ पर इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप है। इसके बीच में एक चैनल है 6 डिग्री चैनल। याद रखिएगा, इसी 6 डिग्री चैनल का एक दूसरा नाम भी है जिसको ग्रेट चैनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेट चैनल या महान चैनल। हिंदी में इसी को महान चैनल भी कहा जाता है, महान चैनल भी कहा जाता है, ठीक। तो ये तो हम लोग सारा चीज़ पढ़ लिए अंडमान के बारे में। अब हम लोग देख लेते हैं लक्षद्वीप के बारे में। यहाँ पर है मालदीव।
मालदीव की राजधानी क्या है? माले। मालदीव में एक भाषा बोली जाती है दिवेही भाषा, दिवेही, याद रखिएगा, दिवेही भाषा बोली जाती है। और मालदीव की करेंसी का नाम है रुपया, रुपया करेंसी है यहाँ का। मालदीव के और उत्तर में बढ़िएगा तो एक द्वीप दिखेगा, लक्षद्वीप का ही द्वीप है, मिनिकॉय, मिनिकॉय द्वीप दिखेगा। और मिनिकॉय द्वीप के उत्तर में और जाइएगा तो लक्षद्वीप दिखेगा आपको। तो याद रखिएगा, मालदीव और मिनिकॉय को डिवाइड करता है 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल। और मिनिकॉय और लक्षद्वीप को डिवाइड करता है 9 डिग्री चैनल। तो ये आपका लक्षद्वीप का पार्ट हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा एक एक करके समझते हैं, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को पूरे अच्छे से समझते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप एक मूंगा द्वीप है, मूंगा द्वीप है यानी कि ये प्रवाल भित्तियों से बना है। प्रवाल भित्ति यानी कि कोरल पॉलिप्स के द्वारा बनाया गया है, कोरल पॉलिप्स के द्वारा बनाया गया है। हम जब आपको बायोलॉजी बताए थे तो जितने भी कोरल रीफ हैं, कोरल पॉलिप्स हैं, वो सीलेंट्रेटा ग्रुप में आते हैं। आप एनिमल किंगडम जाके देखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं कि कोरल पॉलिप्स जो है वो किस ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आपका ऑप्शन दे देगा, मोलस्का, सीलेंट्रेटा, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, इस टाइप का ऑप्शन देगा। आपको मारना है सीलेंट्रेटा। पॉलिप्स, कोरल पॉलिप्स जो है आपका प्रवाल भित्ति, वो सीलेंट्रेटा समूह के अंतर्गत आते हैं। और याद रखिएगा, एक एल्गी होता है जूजेंथली, जूजेंथली नामक शैवाल, यही शैवाल आपका प्रवाल भित्तियाँ बनाता है, प्रवाल भित्तियाँ बनाता है। तो चलिए यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, 3-4 क्वेश्चन आपसे यहाँ पे बन गया। लक्षद्वीप कहाँ पर है? अरब सागर में है। 32 और 36 यानी कि इसका एरिया है 32 किलोमीटर स्क्वायर और 36 द्वीप हैं। कितने द्वीप हैं? 36 द्वीप हैं। और बात करें, ये एक मूंगा द्वीप है, अरब सागर में स्थित है। प्रवाल भित्तियों द्वारा इसका निर्माण होता है और ये प्रवाल भित्ति बायोलॉजी में जब हम पढ़ेंगे तो सीलेंट्रेटा समूह के अंतर्गत आता है। और ये प्रवाल भित्ति बनाता कौन है? जूजेंथली नामक एक शैवाल बनाता है। ठीक है, लक्षद्वीप की भाषा का बात करते हैं तो याद रखिएगा, लक्षद्वीप जब भी यहाँ पर हम लोग पढ़े, देखिए यहाँ पढ़े हैं तो लक्षद्वीप के नीचे में यहाँ पर बोली जाती है मालदीव। मालदीव में बोली जाती है कौन भाषा? विदेही भाषा, विदेही या वैदेही, जो भी बोलिए, विदेही भाषा। लक्षद्वीप में बोली जाती है मलयालम भाषा, मलयालम भाषा, मलयालम। ठीक है, लेकिन मिनिकॉय जो है, मिनिकॉय, ये इस दोनों भाषा को मिक्स कर देता है। ऊपर का मलयालम भाषा और नीचे का विदेही भाषा, इसको मिक्स कर देता है और इसको बोलते हैं महल भाषा। ये महल भाषा जो है मलयालम और विदेही का मिक्सचर है, मलयालम और विदेही का मिक्सचर है। यानी कि मिनिकॉय ये लक्षद्वीप का ही पार्ट है। तो पूरे के पूरे लक्षद्वीप में आपको मलयालम भाषा बोली जाती है, सिवाय एक अपवाद है मिनिकॉय। मिनिकॉय लक्षद्वीप का ही एक ऐसा द्वीप है जिसमें महल भाषा या महली भाषा बोली जाती है। यहाँ याद रखिएगा, लक्षद्वीप की भाषा है मलयालम, लेकिन इसका अपवाद है मिनिकॉय द्वीप। और मिनिकॉय द्वीप में महल भाषा बोली जाती है जो कि मलयालम और दिवेही का मिक्सचर है। दिवेही कहाँ का भाषा है? मालदीव का भाषा है। लक्षद्वीप जो है, जब देखिए यहाँ एक चीज़ और समझ लीजिए, यहाँ पर है आपका कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट जो कि केरल में आता है, केरल में आता है। अंग्रेज जब थे तो अंग्रेज़ों ने क्या किया? कोरोमंडल तट से मछुआरों को उठाकर लक्षद्वीप पर बसा दिया। जितने भी मछुआरे थे उनको उठाकर लक्षद्वीप पर बसा दिया। और ये मछुआरे कौन थे? सैफ़ी समुदाय के, सैफ़ी मुस्लिम समुदाय, सैफ़ी मुस्लिम समुदाय। इसीलिए आपसे क्वेश्चन पूछता है, लक्षद्वीप की 95% से अधिक जनसंख्या सैफ़ी मुस्लिम समुदाय है। 95% से अधिक जनसंख्या सैफ़ी मुस्लिम समुदाय है जो कि मछुआरा है और अंग्रेज़ों ने इसे बसाया था। ये क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में पूछता है, और अगर पूछेगा तो मैं आपको ऐसा समझा रहा हूँ कि एग्ज़ाम में आपसे एक भी क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है, अब देखिए, हम तो ये तो बता दिए कि लक्षद्वीप जो है एक प्रवाल भित्तियों के द्वारा बना होता है, लेकिन प्रवाल भित्तियाँ बनती कैसे हैं? प्रवाल भित्ति के विकास की दशाएं कैसी हैं, कैसे बनती है ये? तो चलिए इसको थोड़ा समझ लेते हैं। ये देखिए, इतना अच्छा सुंदर मैंने फ़ोटो बनाया है, प्रवाल भित्तियों का विकास की दशाएं, के विकास की दशाएं। चलिए इसको समझते हैं। प्रवाल भित्ति जो है, ये यहाँ आपको दिख रहा है। सबसे पहले प्रवाल भित्ति जो है ये बढ़ना स्टार्ट होता है तली से, यहाँ से नीचे से ये प्रवाल भित्ति बढ़ना स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले प्रवाल भित्ति नीचे में बनेगा,
फिर एक प्रवाल भित्ति जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट का अपना कवच छोड़ता है। इस कवच के ऊपर दूसरा प्रवाल भित्ति बन जाता है जो उसके कवच को खाकर अपना मतलब ऊपर बढ़ता है। ठीक है, ये जिंदा होता है, याद रखिए ये जिंदा होता है और जिंदा होता है, ये अपने ऊपर कवच छोड़ता है। इस कवच के ऊपर अगला कवच, ठीक है, उस कवच के ऊपर अगला कवच, उस कवच के ऊपर अगला कवच, यानी कि ये कंटिन्यूसली सतह से, सबसे पहले समुद्र के सतह से ऊपर बढ़ना स्टार्ट करता है। याद रखिएगा, प्रवाल भित्ति तली से बढ़ते हुए सतह तक आते हैं, लेकिन यहाँ जब जैसे पानी का सतह पे पहुँच जाएगा, पानी का लेवल में पहुँच जाएगा, उससे ऊपर नहीं बढ़ेगा। तो उससे ऊपर नहीं बढ़ेगा तो क्या होगा, वहाँ पर मिट्टी वगैरह जमा होने लगेगा। मिट्टी वगैरह जमा होगा तो क्या होगा, धीरे धीरे उपजाऊ मिट्टी होती है तो वहाँ पर वनस्पति आ जाएंगे, पेड़ वगैरह उग जाएगा। यानी कि इनके ऊपर मिट्टी, पेड़ पौधे एवं वनस्पतियाँ उग जाती है और ये एक पूरा का पूरा द्वीप का निर्माण करती है, द्वीप का निर्माण करती है। याद रखिएगा, ये जो प्रवाल भित्ति बनता है, आपको लगेगा कि कितना आसानी से बन गया 5 साल में, लेकिन नहीं, प्रवाल भित्ति को बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं, लाखों वर्ष लग जाते हैं। और ये इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं। जब आप लोग इकोलॉजी पढ़िएगा, ये एक इकोसिस्टम का पार्ट हो जाता है, क्योंकि ये मछलियों का प्राकृतिक आवास तय करते हैं। यहाँ पर आपको अलग अलग जगह गैप दिखेगा, अलग अलग जगह आपको गैप दिखेगा जहाँ पर मछलियाँ जाती हैं, अपने बच्चों को जन्म देती है और उनको वहाँ से सुरक्षा भी मिलता है, भोजन भी मिलता है, आवास भी मिलता है, सुरक्षा भी मिलता है। यानी कि मछलियों का ये प्राकृतिक आवास है जहाँ पर उनको भोजन भी मिलता है, आवास भी मिलता है, सुरक्षा भी मिलता है। ये आपको अलग अलग रंग बिरंगे कलर में दिखेंगे, इसीलिए हम आपको रंग बिरंगा भी बनाए हैं। ये आपको लाल, गुलाबी, सफ़ेद, चटक रंग के दिखेंगे। ठीक है, इसके ऊपर आपको वनस्पतियाँ उग जाती हैं। ठीक है, याद रखिएगा, प्रवाल द्वीप। और ये जो आपको ऊपर में द्वीप बना है, इसको प्रवाल द्वीप बोलते हैं। लक्षद्वीप जो है वो इसी प्रकार की प्रवाल द्वीप के द्वारा बना होता है। एटॉल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एटॉल, ATOLL, एटॉल प्रवाल द्वीप। एटॉल प्रवाल द्वीप के द्वारा लक्षद्वीप का निर्माण हुआ है। आगे बात करते हैं, ये प्रवाल द्वीप बनता कैसे, कहीं भी बन जाएगा क्या, नहीं, प्रवाल द्वीप हर जगह नहीं बन सकता है। इसको बनने के लिए हम लोग समझते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, प्रवाल द्वीप हर जगह नहीं बनेगा। ये सिर्फ और सिर्फ 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में बनेगा। यानी कि 0 डिग्री के ऊपर आप 30 डिग्री चले जाइए और 30 डिग्री नीचे चले आइए, वहीं पर बनेगा। यानी कि ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ही बनेगा। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ तक होता है, लेकिन ये प्रवाल भित्ति 23.5 नहीं, उससे थोड़ा सा ऊपर 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ तक बनता है। यहाँ पर जलवायु हमेशा गर्म होती है, तो जहाँ भी समुद्र का पानी गर्म पाया जाएगा वहीं पर ये पाई जाएगी। यानी कि तापमान चाहिए इसको, प्रवाल भित्ति के विकास के लिए उसको तापमान चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए। यानी कि जिस भी पानी में सूर्य का प्रकाश पहुँचेगा वहाँ पर प्रवाल भित्ति का जन्म होगा। प्रवाल भित्ति का जन्म जहाँ सूर्य नहीं पहुँचेगा वहाँ नहीं होगा। यानी कि हल्के गर्म समुद्र में ही प्रवाल भित्ति पाई जाएगी, ठंडे समुद्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाएगी। याद रखिएगा, प्रवाल भित्ति ठंडे समुद्र में नहीं पाई जाएगी। और याद रखिएगा, जहाँ पर समुद्र का गहराई बहुत ज़्यादा होगा वहाँ भी प्रवाल भित्ति नहीं पाया जाएगा। यह हमेशा छिछला समुद्र में मिलेगा। छिछला समुद्र का मतलब होता है जिसकी कम गहराई हो, जिसकी गहराई कम हो वहीं पर प्रवाल भित्ति पाया जाएगा। ठीक है, और इसकी सामान्य लवणता 27 से 30% होनी चाहिए। जिस भी पानी की लवणता 27 से 30% से ज़्यादा होगी वहाँ पर प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाएगी। और ये भूमध्य रेखा के 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ के आसपास पाई जाती है। अब ये जो यहाँ पर हम बनाए हैं, ये थोड़ा सा शॉर्टकट में समझा दिया आपको, थोड़ा सा इसको डिटेल में समझते हैं। यहाँ पर हम आपको अच्छे से बताएं। देखिए, यहाँ पर है आपको मालदीव, यहाँ पर है मालदीव। मालदीव के ऊपर में है मिनिकॉय। मिनिकॉय के ऊपर में छोटा छोटा आपको बहुत सारा द्वीप दिख जाएगा। उसके ऊपर में फिर आपको छोटा बहुत सारा द्वीप दिख जाएगा। तो यहाँ पर आपको दिखा मालदीव। मालदीव की राजधानी है माले, भाषा है दिवेही और मुद्रा है रुपया। मुद्रा क्या है? रुपया। तो ये मालदीव के बारे में है। और मालदीव और मिनिकॉय को डिवाइड करेगा कौन? 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल किसको डिवाइड करेगा? मालदीव और मिनिकॉय को डिवाइड करेगा। उसके बाद मिनिकॉय, यहाँ पर है मिनिकॉय और यहाँ पर है कैनानोर द्वीप या लक्कादीव द्वीप। इसको डिवाइड करेगा 9 डिग्री चैनल।
ये आपका याद रखिएगा, ये तीनों आपका लक्षद्वीप का पार्ट है, यानी कि अमीनी द्वीप, कैनानोर द्वीप या लक्काद्वीप द्वीप और मिनिकॉय, ये तीनों आपका लक्षद्वीप का पार्ट है। ठीक है, लेकिन आपको याद रखना है इस दोनों को ही लक्षद्वीप मान लेते हैं। तो मिनिकॉय और लक्षद्वीप को डिवाइड करेगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछता है, मिनिकॉय और लक्षद्वीप को कौन डिवाइड करेगा? 9 डिग्री चैनल। अब देखिएगा, कैनानोर द्वीप और अमीनी द्वीप, अमीन दीवी द्वीप, इसको डिवाइड करेगा 11 डिग्री चैनल। ठीक है, 11 डिग्री चैनल। याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन क्या पूछता है, सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है कैनानोर द्वीप या लक्काद्वीप द्वीप। इसी लक्काद्वीप द्वीप के कारण लक्षद्वीप का नाम लक्षद्वीप पड़ा। लक्षद्वीप का पुराना नाम क्या है? लक्काद्वीप। लक्काद्वीप जो है वो लक्षद्वीप का पुराना नाम है, नया नाम क्या है इसका? लक्षद्वीप। ठीक है, ये पुराना नाम है। अब हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर आपको एक द्वीप दिख रहा है, ये लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है, इसको बोलते हैं एंड्रोथ। क्या बोलते हैं? एंड्रोथ। ठीक, उसके बाद यहाँ पर एक द्वीप दिख रहा है आपको, यहाँ पर ये द्वीप है कवारत्ती द्वीप, और ये कवारत्ती द्वीप जो है ये भी कैनानोर द्वीप का ही पार्ट है, यानी कि लक्काद्वीप द्वीप का ही पार्ट है, और ये लक्षद्वीप की राजधानी है कवारत्ती। यहाँ पर आपको एक द्वीप दिख रहा है, इस द्वीप को बोलते हैं पित्ती द्वीप, पित्ती द्वीप। और ये पित्ती द्वीप क्यों फेमस है? क्योंकि लक्षद्वीप पर, इस पित्ती द्वीप पर एक पक्षी अभयारण्य है, बर्ड सेंचुरी का निर्माण किया गया है, पित्ती द्वीप। यहाँ पर आपको एक द्वीप दिख रहा है, इस द्वीप का नाम है अगत्ती द्वीप। और याद रखिएगा, अगत्ती हवाई अड्डा जो है वो इसी अगत्ती द्वीप पर है, लक्षद्वीप में। आपसे पूछ देगा अगत्ती हवाई अड्डा कहाँ पर है? लक्षद्वीप में है, लक्षद्वीप में है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो लक्षद्वीप से रिलेटेड मुझे लगता है कि जितना भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स था वो मैंने बता दिया। 8 डिग्री चैनल, ठीक है, यहाँ देखिए 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 11 डिग्री चैनल, ये सारा हम लोग लक्षद्वीप के बारे में बता दिए। अब हम लोग आते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह यहाँ से स्टार्ट होता है, 6 डिग्री चैनल से स्टार्ट होता है, और यहाँ पर ये उत्तरी अंडमान 14 डिग्री नॉर्थ पर ख़त्म हो जाता है, यानी कि 6 डिग्री नॉर्थ से लेकर 14 डिग्री नॉर्थ तक समाप्त हो जाता है। यहाँ पर आपको बहुत सारा फिगर दिख रहा होगा, इस फिगर में शॉर्टकट में समझाए थे, इसी फिगर को वहाँ पे अच्छे से हम बड़ा करके बना दिए हैं। ये देखिए, यहाँ पर आपका है, यहाँ पर आपका कोको द्वीप जो कि म्यांमार के अधीन है, कोको द्वीप के यहाँ पर एक ज्वालामुखी है, और उत्तरी अंडमान के यहाँ पर एक ज्वालामुखी है। 2 ज्वालामुखी है जिसको 1 और 2 से हम दिखा दिए हैं। इस दोनों ज्वालामुखी को हम लोग क्या बोलते हैं? देखिए यहाँ लिख देते हैं। 1 नंबर है आपका नारकोंडम द्वीप और दूसरा है बैरन द्वीप। ये दोनों ज्वालामुखी द्वीप है, यानी कि याद रखिएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पूर्वी भाग में, यानी कि यहाँ पे पूर्व हो गया, ये पूर्वी भाग में 2 ज्वालामुखी है, एक तो है नारकोंडम ज्वालामुखी और एक बैरन द्वीप। नारकोंडम ज्वालामुखी जो है वो प्रसुप्त ज्वालामुखी, यानी कि किसी समय में ये सक्रिय ज्वालामुखी हुआ करता था, अभी ये शांत है। और बैरन द्वीप का बात करें तो ये अभी भी सक्रिय ज्वालामुखी है। उसके बाद बात करें, यहाँ पर आपका क्या है? उत्तरी अंडमान में ही आपका सैडल पीक है, जिसकी ऊंचाई है 738 मीटर, और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ पर बात करें तो ये है मध्य अंडमान, ये है आपका मध्य अंडमान, और मध्य अंडमान जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। उसके नीचे आते हैं दक्षिण में, तो यहाँ पर आपका है दक्षिणी अंडमान, और दक्षिणी अंडमान में ही आपका एक यहाँ पर एक पोर्ट ब्लेयर है, और ये पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। तो पूछेगा आपसे क्वेश्चन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर कहाँ पर स्थित है? तो दक्षिणी अंडमान में स्थित है। ठीक है, उसके बाद बात करें, पोर्ट ब्लेयर में एक जेल है, वीर सावरकर सेलुलर जेल, ये काफ़ी एग्जाम में पूछता है, और वीर सावरकर इंटरनेशनल हवाई अड्डा भी आपका पोर्ट ब्लेयर में ही स्थित है। यहाँ पर आपका एक है लघु अंडमान, और यहाँ आपका नीचे में है कार निकोबार, यहाँ आपका है ग्रेट निकोबार, और यहाँ आपका है सुमात्रा द्वीप जो कि इंडोनेशिया का पार्ट है। आप समझिएगा, कोको द्वीप जो कि म्यांमार का पार्ट है, और उत्तरी अंडमान, इसके बीच में एक चैनल है, इसको कोको चैनल बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच में एक चैनल है जिसको डंकन मार्ग या डंकन पैसेज भी बोल दिया जाता है। उसके बाद
लघु अंडमान या इसी को लिटिल भी बोल देते हैं, लघु या लिटिल अंडमान। और कार निकोबार, इसके बीच में एक चैनल है, इसको 10 डिग्री चैनल भी बोल देते हैं। उसके बाद आपको ग्रेट निकोबार और सुमात्रा द्वीप, इसके बीच में एक आपका चैनल है, इसको 6 डिग्री चैनल या ग्रेट चैनल या महान चैनल भी कह दिया जाता है। ठीक, तो इसी को हम लोग पढ़ देते हैं। यहाँ पर कोको द्वीप म्यांमार के अधिकार में है, जो अंडमान निकोबार के उत्तर में है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन है? सैडल पीक, और ये उत्तरी अंडमान में है और इसकी हाइट कितनी है? 738 मीटर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को सबसे बड़ा द्वीप कौन है? मध्य अंडमान है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर, और ये दक्षिणी अंडमान में पड़ता है। सब चीज़ बता दी है, बस उसको पढ़ रहे हैं। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है और इसी को पिगमेरियन पॉइंट भी बोलते हैं, और ये ग्रेट निकोबार में पड़ता है। 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश इसका ये है, क्या बोलते हैं, अक्षांशीय बिंदु है। भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन है? कन्याकुमारी, इसी को केप कैमोरियन भी कह दिया जाता है। और 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश जो है ये इसका अक्षांशीय बिंदु है। अब देखिए बात करते हैं यहाँ पर मध्य अंडमान का सबसे ऊंचा चोटी भी कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछ लेता है। तो याद देखिए, मध्य अंडमान का सबसे ऊंचा चोटी कौन है? माउंट डियोवोली। दक्षिणी अंडमान का भी पूछ देता है, इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट कोयोब। और ग्रेट निकोबार की सबसे ऊंची चोटी माउंट थुलियर। याद रखिए, माउंट थुलियर। उसके बाद देखिए कुछ चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है। दिसंबर 2018 में अंडमान निकोबार का द्वीप समूह में जितना भी द्वीप है, 572 बोले ना, है ना, जितनी भी द्वीप है उस द्वीपों में आपका कुछ द्वीप ऐसे हैं जिनका नाम 2018 में सुभाष चंद्र बोस की 75वीं वर्षगांठ के शुभ अवसर पर नाम चेंज कर दिया गया था। जैसे रॉस द्वीप का नाम चेंज कर नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया गया। नील द्वीप का नाम बदलकर शहीद द्वीप कर दिया गया और हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर स्वराज द्वीप कर दिया गया। ये तीनों द्वीप 2018 में इसका नाम परिवर्तित किया गया है। और क्यों? क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में काफ़ी समय बिताए थे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की कुछ जनजातियाँ जो आपसे पूछ ली जाती है एग्जाम में: अंडमानीज, निकोबारीज, सेंटलीज, ओंग या ओंग जो बोलिए, जारवा जनजाति और सोमपेन जनजाति। ये सारी जनजाति अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जनजातियाँ हैं। एक क्वेश्चन आपसे पूछता है, सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान आपका है, अगर स्टेट का बात करें तो मध्य प्रदेश के पास है। कमेंट कीजिएगा कितना है, कितना नेशनल पार्क है। और यूनियन टेरिटोरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश का बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इसके पास सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान है। पहले 9 था, अभी कितना है बताइएगा कमेंट करके, बढ़ गया है। सर्वाधिक वन्य जीव अभयारण्य का बात, हाँ एक चीज़ और, अंडमान निकोबार में याद रखिएगा हम आपको बताए थे, जैसे इसमें जितना भी बटन, नॉर्थ बटन, साउथ बटन, मिडिल बटन, वो अंडमान निकोबार का आता है। महात्मा गांधी नेशनल पार्क इसी का पार्ट है। रानी झांसी नेशनल पार्क इसी का पार्ट है। ये सब जो है फेमस नेशनल पार्क अंडमान निकोबार में है। अंडमान निकोबार में एक बंदरगाह है, कमेंट कीजिएगा उस बंदरगाह का नाम, आप लोग कमेंट कीजिएगा कि क्या है। अंडमान निकोबार के बंदरगाह का नाम क्या है? अंडमान निकोबार में बता ही दिए। पोर्ट ब्लेयर में आपका वीर सावरकर एयरपोर्ट है, वीर सावरकर सेलुलर जेल है। सेलुलर जेल और एयरपोर्ट वीर सावरकर के नाम पर ही है। सर्वाधिक वन्य जीव अभयारण्य यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? अगर स्टेट का बात करें तो महाराष्ट्र में है 49, और यूनियन टेरिटोरी का बात करें अंडमान निकोबार द्वीप समूह 97 है। पहले 97 था, हम पढ़े थे 2020 में या 22 में, उस समय 97 था। अभी कितना है आप लोग देख के कमेंट करके बताइएगा। तो लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार कंप्लीट कर लिए हैं। कुछ और द्वीप के बारे में देख लेते हैं। देखिए यहाँ समझिएगा, खाड़ी, सबसे पहले खाड़ी समझते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका एक खाड़ी दिख रहा है, इसको बोलते हैं कच्छ की खाड़ी, गुजरात के जस्ट बगल में कच्छ की खाड़ी। उसके नीचे एक खाड़ी दिख रहा है जहाँ नर्मदा, ताप्ती, साबरमती ये सब नदियाँ अपने मुहाना बनाती हैं, जो कि खंभात की खाड़ी कहलाती है। खंभात की खाड़ी के पास एक द्वीप है अलियाबेट द्वीप। कौन है? अलियाबेट द्वीप। यहाँ महाराष्ट्र में एक द्वीप है एलिफेंटा द्वीप, सालसी द्वीप। एलिफेंटा द्वीप और सालसी द्वीप, मुंबई इसी सालसी द्वीप पर स्थित है। यहाँ आपका ब्राह्मणी नदी बहती है उड़ीसा का, जिसके नदी के तट पर व्हीलर द्वीप स्थित है। यहाँ पर आपका पुलिकट झील, यहाँ पर पुलिकट झील था,
पुलिकट झील के जस्ट बगल में श्रीहरिकोटा द्वीप है, जो कि सतीश धवन स्पेस सेंटर यहीं पर है। यहाँ पर बताए थे पम्बन द्वीप है, पम्बन द्वीप रामेश्वरम इसी पम्बन द्वीप पर स्थित है। पम्बन द्वीप का सबसे पूर्वी बिंदु धनुषकोटी है, वहीं से आपका धनुषकोटी से ही आपका राम सेतु स्टार्ट होता है। और यहाँ बताए थे आपको आपका मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के बीच में पाक जल संधि है, पाक की खाड़ी है, पाक जल संधि, सॉरी यहाँ पाक जल संधि होना चाहिए था, ठीक है, कमेंट इसको देख लीजिएगा, पाक जल संधि होना चाहिए था। आगे बात करें कोलकाता, देखिए यहाँ कोलकाता में 2 द्वीप बता चुके हैं, न्यू मूर द्वीप और गंगा सागर द्वीप। ये दोनों द्वीप जो है हुगली नदी पर है, ये समुद्र तट के किनारे स्थित नहीं है, ये हुगली नदी के किनारे स्थित द्वीप है, याद रखिएगा ये चीज़। तो याद रखिएगा कोलकाता में 2 द्वीप है हुगली नदी के तट पर, यह समुद्र तट पर नहीं है। और हुगली नदी के मुहाने पर दोनों द्वीप का नाम है न्यू मूर द्वीप और गंगा सागर द्वीप, न्यू मूर द्वीप और गंगा सागर द्वीप, ठीक है। और गंगा सागर द्वीप फेमस क्यों है? इसी द्वीप के किनारे सन्यासी विद्रोह हुआ था, सन्यासी विद्रोह, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। आगे बात करते हैं, उड़ीसा में ब्राह्मणी नदी के तट पर व्हीलर द्वीप है, बता चुके हैं, मिसाइलों का परीक्षण यहीं पर होता है। व्हीलर द्वीप कहाँ पर है? चांदीपुर, चांदीपुर बालासोर उड़ीसा में, चांदीपुर बालासोर उड़ीसा में है। और बात करें व्हीलर द्वीप जो है ब्राह्मणी नदी तो बता ही चुके हैं उड़ीसा में है। और व्हीलर द्वीप हाँ चिल्का झील के पूर्व में है, चिल्का झील के पूर्व में है, चिल्का झील के पूर्वी भाग में स्थित है। आंध्र प्रदेश तट पर आपका श्रीहरिकोटा है और ये कहाँ पर है? पुलिकट झील के पूर्व में है। किस झील के पूर्व में है? पुलिकट झील के बगल में है, पुलिकट झील, ठीक है। और श्रीहरिकोटा क्या है? इसरो का लॉन्चिंग केंद्र है, PSLV GSLV जो भी होता है ना, उपग्रह परिक्षेपण केंद्र है यहाँ पर। तमिलनाडु के तट पर आपका पम्बन द्वीप है, बता चुके हैं, पम्बन द्वीप पर ही आपका रामेश्वरम स्थित है, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है ये पम्बन द्वीप। और इस द्वीप का सबसे पूर्वी हिस्सा धनुषकोटी कहलाता है और धनुषकोटी से ही आपका राम सेतु प्रारंभ होता है, राम सेतु या उसी आदम का पुल भी कह देते हैं, यहीं से स्टार्ट होता है। और कहाँ ख़त्म होता है? श्रीलंका के तलैया मन्नार द्वीप या तिलैया मन्नार द्वीप बोलते हैं, यहाँ पर जाकर ये समाप्त होता है। ये जितना भी चीज़ है सब मन्नार की खाड़ी में है। नर्मदा नदी के मुहाने पर एक अलिया बेट द्वीप है, बता दिए थे, अलिया बेट द्वीप खंबात की खाड़ी के पास। इसी द्वीप पर पेट्रोलियम का भंडार है, पेट्रोलियम का भंडार है। मुंबई एलिफेंटा द्वीप, मुंबई के पास कौन कौन द्वीप है? एलिफेंटा द्वीप और सालसी द्वीप है, एलिफेंटा द्वीप और सालसी द्वीप है। अब खाड़ी का बात कर लेते हैं। देखिए खाड़ी को हम लोग 2-3 चीज़ में कह देते हैं, कहीं पे बे कह देते हैं जिसको बड़ी खाड़ी हो गया, गल्फ़ कह देते हैं छोटी खाड़ी हो गया, कहीं कहीं आपको दिख जाएगा चैनल, संकड़ी खाड़ी, एकदम संकड़ा क्षेत्र, ठीक है। और चैनल से भी छोटा हो जाएगा क्रीक, क्रीक एकदम पतला, इससे एकदम पतला, जैसे गुजरात में पढ़ेंगे सर क्रीक, मान क्रीक, ये सब जो वर्ड है, ये क्रीक वर्ड जो है ये एकदम पतला खाड़ी हो जाता है। तो हम लोग को सिर्फ पढ़ना है आपको बे और गल्फ़ में अंतर। जो बड़ी खाड़ी होती है उसको बे बोलते हैं, जैसे बे ऑफ बंगाल, ठीक है। और जो छोटी खाड़ी होती है उसको गल्फ़ बोलते हैं, जैसे गल्फ़ ऑफ मन्नार, ठीक है। बे ऑफ बंगाल और गल्फ़ ऑफ मन्नार के बीच में पाक जल संधि है, पाक जल संधि जो कि श्रीलंका को अलग करती है भारत से। खाड़ी किसको कहते हैं? जो 3 ओर भूभाग से घिरा हुआ हो। और प्रायद्वीप किसको कहते हैं? जो तीनों ओर स्थल से घिरा हुआ हो। याद रखिएगा भारत जो है वो भी एक प्रायद्वीप है जो 3 ओर समुद्र से घिरा हुआ है, एक तरफ अरब सागर, एक तरफ बंगाल की खाड़ी और एक तरफ आपका हिंद महासागर। तो दक्षिण में हिंद महासागर, पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी। आगे बात करते हैं, गुजरात के पश्चिम में कच्छ की खाड़ी है जो कि भुज जामनगर डिस्ट्रिक्ट, गुजरात का भुज जामनगर डिस्ट्रिक्ट में है। गुजरात के दक्षिण का बात करते हैं तो वहाँ खंबात की खाड़ी है और ये भावनगर सूरत गुजरात में है, ठीक है। खंबात की खाड़ी में 2 नदियाँ अपना मुहाना बनाती है, 1000 बार बता चुके हैं, इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, नर्मदा और ताप्ती नदी। भारत और श्रीलंका के बीच तमिलनाडु के तट पर मन्नार की खाड़ी है। पाक जल संधि या पाक स्ट्रेट का बात करें तो ये भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को जोड़ता है, भारत और श्रीलंका को अलग करता है। एक क्वेश्चन आपसे कभी कभी पूछ देता है, जल संधि और जल डमरू मध्य में किसको बोलते हैं? यानी कि स्ट्रेट और स्थूमस में क्या अंतर है? याद रखिएगा, जल संधि और थल संधि, या इसी को जल डमरू मध्य या थल डमरू मध्य कहते हैं। जल डमरू मध्य स्ट्रेट और थल डमरू मध्य स्थूमस।
जैसे देखिए यहाँ पर आपका भारत, यहाँ है श्रीलंका, ये यहाँ पर आपका मन्नार की खाड़ी, यहाँ है बंगाल की खाड़ी। तो दो जल वाला पार्ट को जोड़ेगा और स्थल वाला पार्ट को अलग करेगा। याद रखिएगा, दो बड़े जल भागों को जोड़ेगा और दो बड़े भूभागों को अलग करेगा। जल वाला को जोड़ेगा, भूभाग वाला को अलग करेगा। इसमें उल्टा है, इसमें भूभाग को जोड़ेगा, जल वाला को अलग करेगा। इसको स्थूमस बोलते हैं। तो यही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग गलती कर देता है। यहाँ देखिए कोस्टा रिका और कोलंबिया ये जुड़ा हुआ है, एकदम जुड़ा हुआ है। यहाँ पर को थोड़ा सा भी, यहाँ देखिए भारत और श्रीलंका जुड़ा हुआ नहीं है, इसके बीच में गैप है, यहाँ समुद्र है। तो यहाँ पर जो पॉइंट है ये दो समुद्र को जोड़ता है, लेकिन यहाँ पर जो पॉइंट है वो दो भूभागों को जोड़ता है। तो जब दो भूभाग को जोड़ेगा तो स्थूमस और दो जल वाला पार्ट को जोड़ेगा तो स्ट्रेट। कोस्टा रिका और कोलंबिया को जोड़ने वाला स्थूमस ऑफ पनामा है, स्थूमस और पनामा है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ देता है, तो इसलिए हम आपको बता दिए। अब एक लास्ट टॉपिक आज का आपका बचा हुआ है, भारत के पश्चिमी मरुस्थल। ये टॉपिक ख़त्म करेंगे तो आज का टॉपिक हमारा समाप्त हो जाएगा। एक चीज़ समझे हैं, कहीं भी आपका मरुस्थल होता है वो पश्चिमी पार्ट में ही क्यों होता है, इसको देखते हैं। पहले आगे समझते हैं। रेगिस्तान किसको बोलते हैं? रेगिस्तान ऐसे भौगोलिक क्षेत्रों को कहा जाता है जहाँ जलपात बोला जाता है। वर्षा और हिमपात के योग को, वर्षा और हिमपात के योग को जलपात बोला जाता है। जहाँ पर जलपात अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा काफ़ी कम होती है उसको हम लोग रेगिस्तान कह देते हैं। जहाँ पर 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है उसको रेगिस्तान कह देते हैं। पृथ्वी की सतह का 5वां हिस्सा यानी कि 1/5 जितना भी हिस्सा है उसका 1/5वां हिस्सा रेगिस्तान है। क्या है? रेगिस्तान है। दुनिया के अधिकांश उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान महाद्वीप के पश्चिमी दिशा में ही होते हैं। क्यों? आप कमेंट कीजिएगा। ये वाला पार्ट हम आपका ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाए थे, जब हम लोग आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाए थे। ऑस्ट्रेलिया वाला पार्ट में पढ़ाए थे कि पूर्वी पार्ट में खाली वर्षा होते रहता है और पश्चिमी पार्ट इसका सूखा रहता है, वहाँ रेगिस्तान है। गिब्सन, सिम्पसन, ये सब हम बताए थे ना, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। तो ये सब आपका, लेकिन पूरे विश्व का ही बात करें वो तो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया था। जितना भी महाद्वीप है उसका पश्चिमी पार्ट में ही आपका रेगिस्तान क्यों होता है? उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान। रेगिस्तान भी बहुत तरह का होता है, उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान हो गया, ठंडा मरुस्थल भी होता है। तो भारत में आपका जो रेगिस्तान है वो 3 को मेनली हम लोग को पढ़ना है। थार मरुस्थल जो कि आपका उत्तर पश्चिम नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है और राजस्थान और गुजरात डिस्ट्रिक्ट में ये फैला हुआ है। कच्छ रेगिस्तान सिर्फ गुजरात में है और लद्दाख आपका लद्दाख में है और थोड़ा सा पार्ट हिमाचल प्रदेश में भी पड़ता है। लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में पड़ता है और ये ठंडा रेगिस्तान है। यहाँ से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है कि लद्दाख कैसा रेगिस्तान है, तो भारत का एकमात्र ठंडा रेगिस्तान है। तो चलिए सबसे पहले थार रेगिस्तान पढ़ लेते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच एक प्राकृतिक सीमा बनाती है। थार रेगिस्तान का 85% हिस्सा भारत में पड़ता है और 15% हिस्सा पाकिस्तान में पड़ता है। पाकिस्तान में जो आपका 15% हिस्सा पड़ता है उसको चोलिस्तान कह देते हैं। तो आपसे पूछता है थार मरुस्थल को पाकिस्तान में क्या कहते हैं? चोलिस्तान कहते हैं। थार रेगिस्तान की जलवायु शुष्क है, यानी कि गर्मी के दिन में आपको झुलसा देगी, इतनी गर्मी पड़ेगी कि आपको झुलसा देगी। और ये बालू के कारण होता है। बालू जो है वो जितनी तेज़ी से गर्म होता है उतनी तेज़ी से ठंडी भी होती है। तो बालू बहुत तेज़ी से गर्म हो जाता है, इसलिए यहाँ की जलवायु शुष्क हो जाती है। वनस्पतियों और जीवों की एक शानदार श्रृंखला को आश्रय देता है। देखिए चूँकि यहाँ पे झुलसा देने वाला गर्मी है, लेकिन फिर भी ये काफ़ी वनस्पति को आश्रय देता है। देखिए यहाँ पर जनरली थार रेगिस्तान वाला एरिया में कैक्टस पाया जाएगा, कैक्टस, ठीक है, कैक्टस वगैरह वाला, जिसमें पत्तियाँ जो है वो कांटों में रूपांतरित हो जाती है ताकि वाष्पोत्सर्जन कम हो सके। ये हम आपको साइंस वाले चैप्टर में बताए हैं। तो ये एक बायोडाइवर्सिटी को भी जन्म देती है थार रेगिस्तान। याद रखिएगा 2 लुप्त प्राय प्रजाति है जिसको ये आश्रय देती है। पहला है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और दूसरा है सुंदर भारतीय गजल। ये दोनों लुप्त प्राय प्रजाति है, इसको आश्रय देती है कौन? थार रेगिस्तान। थार रेगिस्तान में कई संरक्षित क्षेत्र भी हैं। ये संरक्षित क्षेत्र का नाम आपको याद रखना है। डेजर्ट नेचुरल पार्क, दूसरा है ताल छापड़ अभयारण्य और तीसरा है सुंधा माता संरक्षण रिजर्व। ये तीनों संरक्षित क्षेत्र थार रेगिस्तान में पाते हैं। अब हम लोग आगे पढ़ लेते हैं कच्छ का रेगिस्तान। कच्छ का रेगिस्तान की अगर बात करें तो ये होलीसीन अवसादन
का अनूठा उदाहरण है। आपसे पूछ देगा होलीसीन अवसादन कहाँ होता है, तो कच्छ का रेगिस्तान में होता है। जहाँ भी होलीसीन का मतलब ही होता है सॉल्ट, यानी कि यहाँ पर नमक का दलदल बना है, नमक के दलदल से कच्छ का रेगिस्तान बना है। और जहाँ भी आपका दलदल होगा, मार्शी एरिया होगा, वहाँ पर मैंग्रोव वनस्पति पाया जाएगा, मैंग्रोव वनस्पति पाया जाएगा। मैंग्रोव वनस्पति आपका सुंदरवन डेल्टा के पास पाया जाएगा और कच्छ का रेगिस्तान के पास पाया जाता है। याद रखिएगा, कच्छ की खाड़ी के माध्यम से अरब सागर से ये जुड़ा हुआ है। तो कच्छ का रेगिस्तान जो है वो अरब सागर से जुड़ा हुआ है। किसके माध्यम से? कच्छ की खाड़ी के माध्यम से। यहाँ पर कच्छ का रेगिस्तान है, यहाँ पर रन ऑफ कच्छ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, रन ऑफ कच्छ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, जहाँ पर जंगली गधा यानी कि वाइल्ड एस पाया जाता है। याद रखिएगा, वाइल्ड एस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड एस वन्य जीव अभयारण्य जो है वो देश का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है, ये भी आपको याद रखना है। कच्छ का रेगिस्तान में आपको गर्मी के दिन में तापमान 44 से 50 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, वहीं सर्दी में इसका तापमान 0 से नीचे चला जाता है, यानी कि काफ़ी चेंज देखने को मिलता है। इसमें एक और थार रेगिस्तान है, यानी कि अगर कच्छ का रन का बात करें, कच्छ का रेगिस्तान का, तो इसके ऊपर में थार रेगिस्तान है और नीचे में मैंग्रोव वनस्पति है। और कुछ आपका रेगिस्तानी वनस्पति भी पाया जाता है जो कि यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी को संरक्षण देता है। लद्दाख रेगिस्तान का बात करें तो ये भारत का एकमात्र ठंडा मरुस्थल है। इसके उत्तर में ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, तो उत्तर में ये लद्दाख से स्टार्ट होता है और फैलते फैलते दक्षिण में आता है, दक्षिण में हिमाचल प्रदेश के किन्नौर डिस्ट्रिक्ट तक ये फैला हुआ है। भारत में अगर सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र का बात करें तो लेह में सबसे कम वर्षा होती है, जो कि लद्दाख का ही पार्ट है। इसमें 2 सांस्कृतिक क्षेत्र पाए जाते हैं, लेह कारगिल क्षेत्र जो कि लद्दाख का पोर्शन है और स्पीति घाटी क्षेत्र जो कि हिमाचल प्रदेश का पोर्शन है। लेह कारगिल क्षेत्र जो है, यहाँ पर आपको भारत का सबसे उत्तम किस्म का कोयला एंथ्रासाइट कोयला पाया जाता है, एंथ्रासाइट कोयला पाया जाता है। याद रखिएगा, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछता है। जनसंख्या यहाँ पर लद्दाख रेगिस्तान में मेनली जनसंख्या इंडो मंगोलाइड रहती है। मंगोलाइड जनजाति चीन की है और इंडो जनजाति भारत की है, ये दोनों का मिक्सचर है, इसको तिब्बती जनजाति भी कहा जाता है। यानी कि इंडो मंगोलाइड जाति जो है लद्दाख रेगिस्तान में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। तो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को